हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे पता होगा आपको 10 AM पे एक इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आते हैं जहां हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, आज ये लेक्चर नंबर 85 है और जो आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, सो मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। अगर आप देखना चाहते हैं एग्जाम के लिए आपके कितने हेल्पफुल है, अगर आप यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज सीडीएस असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम आपके इस अपनी सीरीज में लेके आते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा लेक्चर खत्म होने के बाद, तभी आप इसके प्रीवियस 84 लेक्चर्स और भी देख सकते हैं जहां हमने इंडिविजुअल एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ओके, बट बहुत से लोगों का डाउट होगा सर हम मॉडर्न हिस्ट्री एक बार पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स का ऐप में दे दिया, रिमेंबर आप डाउनलोड कर लो, जहां पर जाकर आप मॉडर्न हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देख सकते हो, उसके बाद आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, लेट्स रीड इट आउट। स्टेटमेंट ईजी है, क्वेश्चन को देख के डरिए मत, बट स्टेटमेंट ईजी है क्योंकि देखिए याद रखिएगा। एचवी ड्रोजियो, याद रखिएगा, पहला स्टेटमेंट है ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज इसने फॉर्म किया था, रिमेंबर फाउंड किया था। सेकंड है राजा राम मोहन रॉय ने सत्याग्रह प्रकाश जो है वो लिखी थी। ओके, थर्ड स्टेटमेंट जो आर्य समाज है वो इन्वॉल्व हुआ था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आर्य समाज का रोल था। ओके, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, देखिए थर्ड स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ रहा हूं, आर्य समाज का रोल था, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो रोल रहा होगा। जैसे मैं आर्य समाज में बहुत फेमस पर्सनालिटी का नाम बताऊं, लाला लाजपत राय, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, तो बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, थर्ड करेक्ट है, इसका मतलब ये डन हो गया, फर्स्ट रॉन्ग था। ओके, अब राजा राम मोहन रॉय ने सत्याग्रह प्रकाश लिखी, बिल्कुल गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती, आपने नाम पढ़ा होगा, इन्होंने सत्याग्रह प्रकाश याद रखिएगा लिखी है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। और सेकंड रॉन्ग है तो अब मेरा पास बचता ऑप्शन सी और डी, मतलब फर्स्ट सही है कि नहीं। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज में बताऊं राजा राम मोहन रॉय ने फॉर्म किया था, रिमेंबर, है ना, डेविड हेरे की मदद से, याद रखिए उन्होंने फॉर्म किया था, इसमें द्रोजियो का कोई रोल नहीं था, रिमेंबर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी है, 3 ओनली। तो हमने 2-3 क्वेश्चन कवर कर लिए, देखिए एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन कवर हो गए। पहला, हिंदू कॉलेज किसने फॉर्म किया, देखिए मैं लिख दिया राजा राम मोहन रॉय विद द हेल्प ऑफ डेविड हेरे। ओके, सेकंड, सत्याग्रह प्रकाश किसने फॉर्म किया, किसने लिखी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, और अभी मैंने आपको आर्य समाज के बारे में भी बताया। ओके, तो इस तरह देखिए एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं अपने। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट एक मूवमेंट मैंने पूछ ली, वंदे मातरम मूवमेंट। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है वंदे मातरम मूवमेंट, इसका दूसरा नाम क्या है, रिमेंबर वो मैंने यहां पर पूछा है। दूसरा नाम बहुत फेमस है वंदे मातरम, शायद आपको नहीं पता होगा। स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आपका काम क्या है, ये चारों मूवमेंट्स किस ईयर में हुई वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। स्वदेशी मूवमेंट कब हुई, नॉन कॉपरेशन कब हुई, सिविल डिसोबीडियंस कब हुई और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, अब ये वंदे मातरम मूवमेंट शायद आप गेस कर सकते हैं। ओके, द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट, जिसको हम वंदे मातरम मूवमेंट भी कहते हैं, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए हम डिटेल्स आप यहां पर पढ़ सकते हैं, मैंने यहां पर पूरा मेंशन कर रखा है, और बाकी इस मूवमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, और अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो उसका नाम स्वदेशी मूवमेंट ही है, रिमेंबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं रिगार्डिंग राजा राम मोहन रॉय, बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे राजा राम मोहन रॉय। ओके, उनके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है कि इनको हम फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है इन्होंने हिंदुज्म को प्यूरिफाई किया और डिडंट बिलीव इन गॉड, और गॉड में बिलीव नहीं करते थे। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है इन्होंने टीचिंग्स ऑफ उपनिषद, बाइबल और कुरान की टीचिंग्स को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है, डेवलपिंग यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, तो याद है कि उन्होंने इन सारी टीचिंग्स को कंबाइन कर दिया था। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, तो देखिए स्टेटमेंट्स दिए, बट कोई गलत स्टेटमेंट अगर हम बता पाए तो शायद हम आंसर की ओर मूव कर सकें। ओके, आपको राजा राम मोहन रॉय का नाम कभी भी सुना जाए, बिल्कुल ही इज नोन एज फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, तो सही है, फर्स्ट सही है। इसका मतलब देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए, मतलब 3 ही, बस सेकंड तो गलत हो गया ऑटोमेटिकली। देखिए दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, जरूरी नहीं आप पूरे स्टेटमेंट पढ़िए, आप ऑप्शन लगा दिया करिए। ओके, तो आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब सेकंड तो रॉन्ग था, बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो गॉड पे बिलीव नहीं करते, ऐसा नहीं है, मोनोथिज्म, वो सिंगल गॉड,
बट याद है कि आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, बट वो सिंगल गॉड की बात करते थे कि एक ही भगवान होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि वो गॉड के अगेंस्ट थे। तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। याद रखिए उन्होंने सारों की टीचिंग को कंबाइन किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है 1 और 3। तो मोनोथिज्म वाला पॉइंट आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दैट इज डी है 1 और 3। ओके, तो आई होप इसका डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। ओके, और मैंने टेलीग्राम का इस बार लिंक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया। आप डायरेक्टली लिंक को क्लिक करके रिमेंबर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस लेक्चर्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने पूछा है आत्मीय सभा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मीय सभा। ओके, मैं आपको हिंट दे देता हूं। 1815 में आत्मीय सभा फॉर्म हुई थी। ओके, उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है। पहला, इसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने फॉर्म किया था, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, इसी को रीनेम करके आज हम ब्रह्मो समाज कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मो समाज 1828 में फॉर्म हुआ था। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सीधा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आत्मीय सभा आपको याद होना चाहिए 1815 में राजा राममोहन रॉय ने फॉर्म की थी, नॉट बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, और यस 1828 इसी को रीनेम कर दिया गया था ब्रह्मो समाज में। तो सेकंड सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। बट देखिए क्वेश्चन ईजी था, बट स्टिल हम भूल जाते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज कराता रहता हूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 2 ओनली, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रिमेंबर। तो इसका हम डिटेल यहां पर मेंशन है। आत्मीय सभा याद रखिएगा, दैट हैज बीन फॉर्म बाय हूम, दैट इज राजा राममोहन रॉय। कोलकाता में, कलकत्ता में फॉर्म की थी 1815 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप शायद ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। कॉन्टिनेंटल सिस्टम बाय नेपोलियन। ठीक है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम बाय नेपोलियन। नेपोलियन आपको ही पता है फ्रांस से बिलोंग करते हैं। ओके, उनका कोई सिस्टम था जिसकी वजह से कुछ रिफॉर्म्स हो गए भारत में। उनके इस सिस्टम की वजह से भारत में रिफॉर्म्स हो गए, इंडिया में रिफॉर्म्स हो गए। तो कौन से रिफॉर्म इस नेपोलियन के सिस्टम की वजह से हुए थे? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1793। अब शायद आपको पहले पता होना चाहिए कॉन्टिनेंटल सिस्टम बाय नेपोलियन क्या था। देखिए फ्रांस ने क्या किया था, नेपोलियन ने, रिमेंबर, उसने ये बोला था कि जो भी मेरे एलाइज हैं, याद रखिएगा, जो भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, रिमेंबर, वो ब्रिटिश के गुड्स को अपनी टेरिटरी में एंट्री नहीं देंगे। रिमेंबर, मतलब ब्रिटिश के गुड्स उनकी टेरिटरीज में, फ्रांस की टेरिटरी में खुद भी, और जो फ्रांस को सपोर्ट कर रहे हैं, रिमेंबर, वो भी ब्रिटिश के गुड्स को नहीं लेंगे। रिमेंबर, तो मतलब ब्रिटिश की अगर मैं बात करूं तो उनको तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनके गुड्स जो है वो यूरोप में मार्केट रोकने की कोशिश कर रहा है। कौन? नेपोलियन। ओके, और आपको ही पता होगा जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना आइटम इंडिया में अगर सेल आउट करते थे तो इंडिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मोनोपोली मिली हुई थी, याद रखिएगा। मतलब बहुत सारी कंपनीज हो सकती है यहाँ पर ब्रिटेन में, जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनी, वैसे ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनी हो सकती है, ठीक है, बट ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली थी कहाँ पर? इंडिया में। तो इंडिया में सिर्फ उन्हीं का आइटम जाएगा। बट जब ये हुआ, कॉन्टिनेंटल सिस्टम हुआ, तो बाकी कंपनीज जो वैसे भी इंडिया नहीं जा सकती थी, क्यों? क्योंकि वहां पे इंडिया में मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, तो वो अपना सामान यूरोप में बेचा करती थी। बट अब जब ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम आ गया, रिमेंबर, बाय नेपोलियन, तो अब ये बाकी कंपनीज क्या करेंगी? वो कहेंगे यार हम कहां बेचे, हमारे पास यूरोप भी नहीं बचा, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है। तो यहीं पर प्रेशर बनाया उन्होंने, याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, और बोला कि इंडिया में जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको खत्म किया जाए। तो ये आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, चार्टर एक्ट 1813, जहां पर आपने देखा फर्स्ट टाइम मोनोपोली को, मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, उसको डाइल्यूट किया गया। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1813। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये नेपोलियन के सिस्टम की वजह से प्रेशर बना ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, उन्होंने इंडिया में रिफॉर्म्स किए। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो अदर कंपनीज भी अभी इंडिया में आ सकती हैं, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसका हम डिटेल्स यहां पर मेंशन है, बट मैंने आपको समझा दिया है व्हाट इज दिस कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। शिमला डेपुटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिंटो के पास एक शिमला डेपुटेशन पहुंचता है जब वो मिंटो शिमला में थे। ओके, और ये डेपुटेशन 1906 में पहुंचता है। ओके, कुछ लोग जाते हैं इसमें। ओके, मैंने पूछा किसके रिगार्डिंग ये शिमला डेपुटेशन लॉर्ड मिंटो जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे उनके पास पहुंचता है। पहला है रिफॉर्म्स कराने थे, इसलिए ये लोग गए थे मिंटो से मिलने। ओके, गैदरिंग ऑफ प्रोहिबिशन करना था, गैदरिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस की ना हो, सेपरेट इलेक्टोरेट और बेटर रिप्रेजेंटेशन हो मुस्लिम्स का, या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो किस लिए शिमला डेपुटेशन में लोग जाते हैं? ओके, मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। रिमेंबर, वैसे मैंने अपने लेक्चर्स में कराया हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ये लोग जाते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, किसके? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, रिमेंबर, और बेटर रिप्रेजेंटेशन चाहिए रहता है मुस्लिम्स का। और जनरली आप देखेंगे जो डेपुटेशन मिलने गई थी, फाइनली यही लोग 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्टैब्लिशमेंट करते हैं, रिमेंबर। तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्टैब्लिशमेंट भी हुई थी 1906 में। और देखिए मिंटो ने इनको प्रॉमिस भी किया था, चिंता मत करो,
तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा। और देखिए फिर मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आता है, वहां पर आप देखते हैं फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस फॉर मुस्लिम्स, रिमेंबर। तो बिल्कुल सही बात है, उसकी बात मान भी गई जो डेपुटेशन में लोग बोलने आए थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट याद रखिएगा इसका हम डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। मुस्लिम लीग मैंने बताया आपको 1906 में सलीमुल्लाह ने ढाका में बनाई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पैकास के बारे में। ओके, पैकास के बारे में बहुत बार सुना होगा आपने, न्यूज़पेपर में, हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत बार कवर किया गया है। इसके रिगार्डिंग में 2 स्टेटमेंट बनाए हैं। पैकास जो थे वो ट्रेडिशनल लैंड ओइंग मिलिट्री थी, याद रखिएगा, ऑफ ओडिशा एंड सर्व्ड एज वॉरियर्स, याद रखिए। तो मिलिटिया थे, रिमेंबर, लैंड ओन करते थे, है ना, और वॉरियर्स की तरह भी यूज होते थे ये। ओके, सेकंड, इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके राइट्स को कर्टेल कर लिए, इनके फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो इनका राइट था वो कम कर दिया, रिमेंबर, और टैक्स लगा दिया इनकी फॉरेस्ट पर एंट्री पर। आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, तो ये पैकास रिवोल्ट के बारे में आप जरूर पढ़िए अगर आपके पास टाइम हो। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, करंट अफेयर्स के भी टॉपिक मैंने कवर किया है 2 साल से न्यूज़ में, बट अभी तक यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया है। तो मेरा मानना है इस बार क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, याद रखिएगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ये लोग जो उस टाइम पर उड़ीसा में जो किंग होते थे, तो ये वहां पर ऑफकोर्स ये एक तरीके से लैंड में वर्क करते थे, रिमेंबर, ठीक है, और बदले में इनको लैंड फ्री, याद रखिएगा, रेंट मिलता था, मतलब इनको रेंट नहीं पे करना पड़ता था लैंड का, रिमेंबर, है ना। और क्या कहते हैं, जब राजा को जरूरत होती थी तो वॉरियर्स की तरह ये लीड भी करते थे। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। उड़ीसा से बिलोंग करता है, रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन्होंने इसलिए रिवोल्ट नहीं किया, याद रखिएगा। ये जो इनको लैंड फ्री रेंट मिलता था ना, अब ब्रिटिशर्स की वॉर होती, याद रखिए, उड़ीसा किंग से, रिमेंबर, और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं जब जीत जाते हैं, रिमेंबर, तो वो ये इनको लैंड फ्री जो रेंट था, रिमेंबर, उसको हटा देते हैं। तो ऑफकोर्स गुस्सा तो आएगी कि अब रेंट देना पड़ेगा आपको लैंड का जहां आप वो करे थे। तो ऑफकोर्स इस पर पैकास उन पर रिवोल्ट करे थे। ये मेजर कॉज था, रिमेंबर, और भी कॉजेस थे बट ये मेजर कॉज था, ऐसा कुछ नहीं था, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कोई कॉज नहीं था। तो करेक्ट आंसर है 1 ओनली, है ना। इसके हम जरूर पढ़िए, पैका रिवोल्ट के बारे में जरूर पढ़िए। 1817 में रिवोल्ट हुआ था, तो ये कहीं मेंशन भी किया होगा मैंने, 1817 में बहुत फेमस ये रिवोल्ट हुआ था, और इसके हम डिटेल्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, रिमेंबर। तो इसका हम जरूर, आपका टाइम हो तो इस रिवोल्ट को जरूर पढ़े। ओके, चलिए आगे बढ़ने से पहले याद रखिए, जो लोग एमपीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, रिमेंबर, ठीक है, तो आप हमारे जो अभी 24 अप्रैल को पेपर होने वाला है, आप हमारे टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। आप एक बार एप्लीकेशन में जाइए और टेस्ट सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, रिमेंबर। चलिए अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज मैंने करंट अफेयर क्वेश्चन मैं सुभाष चंद्र बोस पर लेके आया हूं। ओके, फेमस पर्सनालिटी है सुभाष चंद्र बोस, उन्हीं के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निकनेम सुभाष चंद्र बोस को नहीं दिया गया है? ओके, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, नेताजी, पैट्रियट ऑफ पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, बेकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया। ओके, तो आपको इनमें से 4 में से बताना है कौन सा टाइटल या ऐसा निकनेम जो सुभाष चंद्र बोस का नहीं था, रिमेंबर। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आता है मुझे, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? ओके, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सर्च करिए, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, याद रखिए, उनको स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का ये उपाधि, ये जो टाइटल है ये उनका नहीं था, बाकी तीनों टाइटल जो है वो सुभाष चंद्र बोस के ही हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर ए है। ओके, मैं सुभाष चंद्र बोस पढ़ा भी क्यों रहा हूँ आपको पता होगा, 23 जनवरी अभी निकला है रिसेंटली। ओके, और बड़ा इंपॉर्टेंट सेलिब्रेट किया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस न्यूज़ में भी है, 125 ईयर्स हो गए, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ओके, नेक्स्ट टाइम में से कौन सी बुक है जो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लिखी है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, डी नन ऑफ द अबव है, एक है इंडियन पिलग्रिम्स, और बाकी दिल्ली चलो दिल्ली वगैरह मेंशन है। तो इनमें कौन सी बुक जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लिखी है? ओके, पॉलिटिकल गुरु मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो करेक्ट आंसर नन ऑफ दीस, ये तीनों ही बुक याद रखिएगा, दैट इज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिए, इंडियन पिलग्रिम तो बड़ी ही फेमस है, याद रखिए, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है ये। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इनमें से कौन सा रॉन्ग मैचड है? करेक्ट मैचड है ये मैंने इसलिए पूछा है, बहुत लोगों को शायद सुभाष चंद्र बोस का एक बेसिक फैक्ट नहीं पता होगा, वो अभी पता चल जाएगा आपको, बताता हूं क्या। पहला, उनका मदर का नाम, ठीक है, प्रभावती देवी था, बॉर्न कोलकाता में हुए, फादर लॉयर थे, और फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने 1939 में फॉर्म की थी। अब इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस का पढ़ा, उन्होंने कहा सर फॉरवर्ड ब्लॉक तो फॉर्म की थी, फादर लॉयर है, अब ये सब तो याद नहीं होगा। ओके, एक्चुअली जो इस क्वेश्चन में ट्रिक थी वो थी, वो बॉर्न कोलकाता में नहीं हुए। अब जनरली हम उनको वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से ओरिजिनेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट उनका बॉर्न कोलकाता में नहीं हुआ था। बाकी ये दोनों सही है, याद रखिएगा, बट सब लोग कोलकाता सोचते होंगे, उनका बॉर्न जो हुआ था उड़ीसा में कटक में बॉर्न हुए थे, याद रखिएगा। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट था
कोई जनरली हम इनको कोलकाता के समझ लेते हैं, रिमेंबर कोई न्यूज़ में भी कोलकाता हम सुनते रहते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन में बी जो है वो इनकरेक्ट मैच है, उसका करेक्ट आंसर कटक में वो बॉर्न हुए थे। ओके, तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन बने होंगे। अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज को हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने देखे किस तरह हम क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, ईजी भी रहते हैं, मॉडरेट भी रहते हैं, डिफिकल्ट भी रहते हैं, तो आप हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। 2022 का इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर ले तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके कमिंग एग्जाम्स में। ओके, तो एक बार जरूर हमारी टेस्ट सीरीज को हमारे एप्लीकेशन में जाकर विजिट करें। ओके, तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन बने होंगे। ओके, अब आपने वीडियो एंड तक देखा, बहुत कुछ मुझे लग रहा है आज आपने सीखा होगा, नए नए पॉइंट्स पता चले होंगे आपको, आपने नोट डाउन भी किए होंगे। रिमेंबर, अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ही वीडियो को लाइक करिए। रिमेंबर, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप हमको बता सकते हैं। ओके, और जो फर्स्ट टाइम चैनल में आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपको फर्दर इसके नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैंने लेक्चर्स के लिए आपको इसके टेलीग्राम ग्रुप की जरूरत होगी, सर इसको कहाँ से डाउनलोड करें पीडीएफ को, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की दे दी है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।